कैसे हो? सब बढ़िया ना? हम लोग जो है दो चर के रैखिक समीकरण में वज्र गुणन विधि, इस पर आधारित भाषा वाला प्रश्न जो कि आपका 3.5 में दिया हुआ है। ढेर सारा प्रश्न है, बहुत प्यारा 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 प्रश्न है, ठीक है ना। उन सारे प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है, सीखना है। वैसे अब हम आपको इतना बता दिए हैं कि आप इस प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से हम समझा दे तो इसको समझ करके आप इक्वेशन जरूर लिख सकते हो। इस प्रश्न में भी सेम आप, अगर हम इसको अच्छे तरीके से आपको थोड़ा सा समझा दें तो इससे आप इक्वेशन क्या बनेगा वो इक्वेशन आप लिख सकते हो। बिल्कुल आप इक्वेशन जरूर लिख सकते हो, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो आओ तनिक रिवीजन पर ध्यान देते हैं, रिवीजन सीरीज के ऊपर तनिक ध्यान देते हैं। रिवीजन में पहला चीज, हम लोग टोटल 5 चीज रिवीजन करने वाले। रिवीजन में पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है, हम जानते हैं दो चर के रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है कुछ ये होता है। ये हम लोग जानते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हम लोग जानते हैं, ये जो है दो चर का रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। इसमें हम लोग ये सीखे हुए थे कि अगर a1 और a2 इसका अनुपात और b1 और b2 इसका अनुपात बराबर नहीं हो तो जो आपका इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, जो कि एक पॉइंट पर इसको प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और इसका कितना हल होगा? इसका एक ही हल होगा और ये संगत है, आपको बताए थे। अगेन आपको ये भी बताए हैं, अगर आपका स्टार्टिंग का दो रेशो a1 और a2, b1 और b2 ये आपका बराबर हो जाए और लेकिन वो c1 और c2 के बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में ये आपका देखो ना समान अंतर, यह आपका समांतर का कंडीशन था, समांतर का कंडीशन था। अगर तीनों बराबर हो जाए, ध्यान में रखना, अगर तीनों बराबर हो जाए तो ये कौन सा कंडीशन था? भैया ये जानते हैं सब, बिल्कुल आप जानते हो। अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों संपाती, ठीक है, ये आपका संपाती का कंडीशन था। संपाती क्या? जब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा आ जाए उसको हम लोग संपाती कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इसमें किसका कितना कितना हल होता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हल बोलो या फिर आप मूल बोलो या फिर आप रूट बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, ये ध्यान में रखियो। सॉल्यूशन बोलो या फिर शून्यक बोलो या फिर जीरोज बोलो, ये सब आपका एक ही चीज है, एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अच्छा ध्यान में रखना, इसका कितना हल होगा? तो हम लोग देख रहे हैं ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसका एक ही हल होगा। इसका कितना हल होगा? भैया ये कहीं पर कट नहीं कर रहा तो बिल्कुल इसका कोई हल नहीं होगा। अगेन इसका कितना हल होगा? ये हर एक पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका अनंत रूप से अनेक 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 हल होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये आपका संगत होगा, संगत का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका संगत नहीं होगा, देखो कहीं पर ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपका संगत होगा। ये संगत नहीं है, ये संगत है, ये ध्यान में रखियो। अगेन सेकेंड चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है? आपको हम कुछ फॉर्मूला बताए हुए हैं, वो फॉर्मूला क्या है? अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? ये सोचोगे, अगर जानते हो तो मन में सोचोगे आप। अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? बेस समान हो और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? ये मुझे बताओगे जल्दी से। बस ये दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जल्दी से। इसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता होना चाहिए। अगर बेस समान होगा ना, उसके बदले में एक बार बेस लिखते हैं और पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस समान है, इसके बदले में एक बार बेस लिखेंगे और पावर को हम लोग घटा देते हैं, बिल्कुल। अच्छा ऐसा फॉर्मूला जानते हो क्या? अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला जाए तो क्या होगा? अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला जाए तो क्या होगा? अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला जाए तो क्या होगा? ये सब जानते हो आप, बिल्कुल। ये तो बहुत आसान है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला जाए तो हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगेन a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, कभी यहाँ पर माइनस मत लगा देना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। अगर अलग अलग स्क्वायर रहेगा ना तो दोनों को एक बार जोड़ते हैं, फिर एक बार दोनों को घटाते हैं, अर्थात a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे। ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखोगे। आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। अगेन थर्ड चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखना, रिवीजन में हमेशा ध्यान में रखोगे, वो क्या है, थोड़ा बातचीत कर लिया जाए। ध्यान से समझना है, सिर्फ समझना है ध्यान पूर्वक, ठीक है। हम लोग बहुपद की बात करते हैं, बहुपद की बात करते हैं। बहुपद में क्या, आपको बहुपद का सामान्य रूप बताया गया है। सामान्य रूप जनरल फॉर्म क्या होता है बहुपद का, सामान्य रूप जनरल फॉर्म सिंपल सा, इसको याद रखने का एक प्यारा सा तरीका है। सब जगह a1 फिर a2 फिर आप a3 डॉट 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 कहां तक जाओगे, an तक जाओगे। ये ध्यान में रखियो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। फिर यहाँ पर x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 2, x टू दी पावर 3 करते करते आपको कहां तक आना है, x टू दी पावर n-1 तक आना है। ये ध्यान में रखना, ये बहुपद का सामान्य रूप होता है। वैसे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घात के आधार पर, आपको पता होगा। बहुपद जो है घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। भैया जानते हैं हम, कौन कौन सा। पहला प्रकार है रैखिक बहुपद। ध्यान में है क्या, रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 होगा उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे, और जिसका घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघाती बहुपद कहेंगे, और जिसका घात 3 होगा उसको हम लोग जो है त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ये ध्यान में रखना है, द्विघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद क्या होता है ये हमेशा ध्यान में रखोगे। इसका जनरल फॉर्म भी अक्सर, खास करके इसका द्विघाती बहुपद का आपको ध्यान में रखना है। रैखिक बहुपद बोले अर्थात घात 1 होना चाहिए ना, n का वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो क्या यहाँ है ना 1, यहाँ देखो n का वैल्यू 1 है ना, अर्थात रैखिक बहुपद किस रूप में हो जाएगा, ax प्लस b के रूप में हो जाएगा। ये रैखिक बहुपद का सामान्य रूप है। द्विघाती बहुपद का रूप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघाती बहुपद का सामान्य रूप है। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, देखो ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहे हैं, कहीं भूल ना जाओ। त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप क्या हो जाएगा, जहां पर 3 घात हो जाए, अर्थात ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये आपका त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप है। और भी होता है चतुर्थघाती, जितना घात आप बढ़ते चलोगे, लेकिन आपको रैखिक द्विघाती त्रिघाती समझना है। ये द्विघाती बहुपद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझना है। अभी हम लोग जो है रैखिक बहुपद में 2 चर का रैखिक समीकरण सीख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखियो। अगेन चौथा चीज जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर मान लो हम कोई आपको 2 टर्म दे दे, ध्यान से समझोगे, अगर हम आपको कोई 2 टर्म दे दे, जैसे कि आपको 4a स्क्वायर दे दें और फिर 5a दे दें, हम बोले ये आपके पास 2 टर्म है, आपको इसको बारी बारी से जोड़ना है, घटाना है, फिर गुना करना है, फिर डिवाइड भी करना है। कैसे करोगे सोचो तनिक तो। ये आपको हम सिखाए हुए हैं, 4a स्क्वायर आ गया और 5a आ गया, इसको जोड़ने के लिए कहते हैं। कैसे जोड़ोगे, अगेन फिर 4a स्क्वायर है और 5a है, इसको घटाने के लिए कहेंगे। कैसे घटाओ, ये सब कुछ हम आपको सिखाए हुए हैं, भूल मत चाहिए ये सब कुछ, ठीक है ना भैया। रिवीजन नहीं करवाएगा तो भूलेंगे नहीं का, ऐसी बातें नहीं बोलनी है, ये सब चीज भूलने का नहीं होता। अगेन यहाँ पर सोचोगे जोड़ करना है ना, जोड़ में आपको हम सिखाए थे, हम लोग जोड़ते और घटाते तभी हैं, एक बार फिर से बोल रहे हैं, हम लोग जोड़ते और घटाते तभी हैं जब ये आपका सेम रहेगा, जब ये आपका सेम रहेगा। यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, दोनों सेम नहीं है, अर्थात इसका रिजल्ट यही हो जाएगा। जब ये दोनों सेम रहेगा तभी जोड़ना होता है। यहाँ पर a स्क्वायर और a दोनों सेम रहेगा तभी जोड़ना होता है, यहाँ सेम नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गुना और भाग के लिए ऐसा कोई रूल नहीं लाया गया है। गुना और के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, और जो वेरिएबल है वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 गुना 5 कर लेंगे, और यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा 5 चौके 20, और यहाँ a क्यूब हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर भाग की बात करेंगे, यहाँ पर 4a स्क्वायर डिवाइड 5a है ना, कैसे डिवाइड करेंगे, भाग को सिंपल सा हम बताए थे आपको बटे में कन्वर्ट करना होता है।
तो एक काम करेंगे ना, 4a² बटे 5 पे कर लेंगे। इसके आगे खुद सॉल्व कर सकते हैं। 4/5 अगर सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। और भाग में जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, देखो यहाँ पे a और a बेस सेम है ना। अभी तुरंत आपको हम फॉर्मूला, क्या अभी क्या, बहुत पहले आपको हम फॉर्मूला भी बताए थे। ध्यान में रखना ये सारी बातें। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो आपका एक्सपोनेंट है वो घट जाता है डिवाइड में, अर्थात यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ 1 है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/5, a⁻ मेरा 1 हो गया। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखियो, ठीक है। चलो एक लास्ट रिवीजन, 5वां नंबर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने जो सीखना है उसके ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। चल 5वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर संपूर्ण तरीके से समर्पण दिखाओगे आप, ठीक है। 5वें नंबर प्रश्न को बेहतर तरीके से सीखना है, समझना, सीखना क्या है, रिवीजन करना है, ठीक है। ध्यान से समझो, जानो हम क्या कहना चाह रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न ध्यान से समझोगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न में जो है आपको ये बताना है, समझना है कि ध्यान से समझोगे। अगर मान लो हम कोई एग्जाम लिए, ठीक है, हम कोई एग्जाम लिए, ओके। अब एग्जाम का एक प्यारा सा रूल बनाए हुए हैं कि मान लो आप यहाँ पर 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न समझे, यहाँ पे टोटल 5 प्रश्न है, यहाँ पर टोटल कितना प्रश्न है, टोटल 5 प्रश्न है। इस 5 प्रश्न में से अगर आप सही उत्तर दे रहे हो, तो आपको टोटल +2 मार्क्स मिलेंगे। अगर सही उत्तर दे रहे हो तो कितना मार्क्स मिलेगा, +2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर दोगे, जितना गलत उत्तर दोगे आपको आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। अगर मान लो आप 5 का 5 सवाल बना रहे हो, अगर आपको जो है 4/5 नंबर आ रहा है, सोचो आप कितना मार्क्स ऑब्टेन करोगे, प्राप्त करोगे। बोलोगे भैया यहाँ पे टोटल सही कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल सही जो है हम लोग का 4 हो रहा है, और गलत कितना हो रहा है, गलत हम लोग का जो है 1 हो रहा है। सिंपल सा, अगर सही 4 है, हर एक सही पर 2 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पर टोटल हमको 8 नंबर मिल जाएगा। और गलत 1 है, हर एक गलत पर 1 नंबर कम हो रहा है, एक गलत हुआ, 1 पर 1 नंबर मेरा कम हो जाएगा। कितना नंबर मिलेगा हमको भैया, यहाँ पर मेरा -1 नंबर हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का 7 नंबर हो रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। सोचो अगर आपको 3/5 नंबर प्राप्त हुआ, बताओगे यहाँ पर सही कितना हुआ, गलत कितना हुआ, और आपको कितना मार्क्स मिल रहा है। सोचोगे और बनाओगे इसको तनिक, तो हम रुके हुए आपके लिए। इसमें आपको कितना मार्क्स यहाँ पर प्राप्त हो रहा है वो बताना है। जल्दी बताओगे आप, यहाँ पर कितना मार्क्स आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आपको बताना है। हो गया, बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ पर टोटल सही मार्क्स कितना है वो देखोगे आप। टोटल सही मार्क्स जो है आपका भैया, यहाँ पर टोटल हम 3 क्वेश्चन सही किए हैं। गलत कितना क्वेश्चन किए, गलत आप जो है 2 क्वेश्चन गलत किए। देखो ना, 3/5 का मतलब क्या हुआ, 3 आपका सही से देख लो। 3/5 का मतलब आप 3 टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ये मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मत समझना 3/5 आपका मार्क्स आ गया, नहीं। 3/5 का मतलब टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, ठीक है। लो, आप कहीं गलती ना समझ लो, ये आप 3/5 ये समझना, टोटल 5 में से 3 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, ऐसा नहीं इसको मार्क्स समझ लेना, ठीक है। टोटल 5 में से 3 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो, 2 क्वेश्चन गलती, हटा इसे, हम यहाँ लिख देते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन में सही आपका 3 क्वेश्चन हो रहा है, गलत आपका 2 क्वेश्चन हो रहा है। बताओगे आपको टोटल कितना मार्क्स मिलेगा, जल्दी बताओगे, सोचोगे आप बोलोगे भैया ठीक है, सही में हमको टोटल मेरा सही कितना हो रहा है, 3 ना, हर एक सही के लिए +2 मार्क्स मिलता है ना, यहाँ पर +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात कितना हो गया, +6 हो गया। हाँ जी, बिल्कुल +6 हो गया। अगेन हर एक गलत के लिए 1 मार्क्स मेरा घट जाता है। यहाँ पर क्या करना है, घटा दे 1 मार्क्स, जैसे ही घटाएंगे यहाँ पर -2 मार्क्स हो जाएगा। अब सोचना है भैया टोटल मार्क्स कितना हुआ, अच्छा -2 अर्थात टोटल हमको 4 मार्क्स मिला हुआ है। इस प्रकार आपको सोचना है, समझना है, जानना है, पहचानना है कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बताओ ये हम क्यों बताए 5वां नंबर में, हम चाहते थे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करवाएं, ठीक है। चलो हम लोग अपने सारे ध्यान को इस प्रश्न के ऊपर लाने वाले हैं। 4 का 2 नंबर प्रश्न देखो और यहाँ समझने का प्रयास करोगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। जहां पर हाईलाइट कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझना। यहाँ पर टोटल 40 अंक मिल रहा है आपको। सही उत्तर पर आपको 3 मार्क्स मिल रहा है। सही उत्तर पे कितना मार्क्स, टोटल सही उत्तर पर 3 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है।
और गलत उत्तर पे अशुद्ध उत्तर आप दोगे, गलत उत्तर दोगे, उस पर आपको 1 मार्क्स कट रहा है आपका, ठीक है। अगेन फिर सेकेंड कंडीशन कहा गया है कि आपको 50 मार्क्स प्राप्त होता है अगर आप 4 अंक सही उत्तर पे मिलता है और गलत उत्तर पे जो है आपको 2 मार्क्स मिलता है। ये ध्यान में रखियो, गलत उत्तर पे 2 मार्क्स और सही उत्तर पे अगर आपको 4 मार्क्स मिलता है तो बताना है टेस्ट में कितना प्रश्न था, प्रश्न की संख्या बतानी है। भैया ये हुई ना बात। अच्छा पहले प्रयास करो, पहले क्या करो आप एक बार पहले पढ़ लो, ये मत सोचो कि हमको बनाना ही है, पहले पढ़ लो इसको एक बार अच्छे तरीके से, इसको एक बार बेहतर तरीके से आप सिर्फ पढ़ लो और लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन पढ़ लियोगे, क्वेश्चन लिख लियोगे। अब यहाँ सोचना एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके प्रश्न में यहाँ पर कहा जा रहा है सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, लो सही उत्तर पर अगर 3 अंक मिल रहा है आपको और जो है हर एक गलत उत्तर पर जो है आपको 1 अंक मिल रहा है, हले 1 अंक मिल नहीं रहा है, 1 अंक कट रहा है, हर एक गलत उत्तर पर आपका 1 अंक कट रहा है। सपोज कल्पना करो आप जो है सही प्रश्न 4 बनाए हो और गलत 1 बनाए हो, आपको कितना मार्क्स प्राप्त होगा बताओगे? भैया ये भी पूछने वाली बात हुई, इतना आसान तो बनाओ ना, सोचो ना क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओगे। आप बोलोगे भैया सही हम टोटल 4 बनाए हैं और हर एक सही पे हमको +3 मार्क्स मिल रहा है, अर्थात टोटल कितना मार्क्स मिलेगा सोचोगे आप? टोटल हम लोग को जो है 12 मार्क्स मिल गया, ठीक है। और गलत पर 1 मार्क्स कट रहा है, हम टोटल 1 ही गलत किए हैं, इस पे मेरा 1 मार्क्स कट जाएगा अर्थात -1, टोटल हम लोग को 11 मार्क्स प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये समझने वाली बात हुई। अब यहाँ पर हम अपने प्रश्न पे आते हैं, ध्यान से समझना, हम यहाँ प्रश्न पर कौन कौन सी बातें चर्चा करने वाले हैं वो समझना है, ठीक है। यहाँ प्रश्न में क्या क्या कहा गया है कि यहाँ पर बोला गया है सही कितना, आप सही कितना प्रश्न बना रहे हो, गलत कितना कर रहे हो और टोटल अंक कितना प्राप्त हो रहा है। ये 3 चीज का चर्चा हमारे इस प्यारे से प्रश्न में कहा गया है। पहले कंडीशन में कहा गया कि आपको 40 अंक प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? जब सही उत्तर पर आपको 3 अंक मिले। सही उत्तर पर आपको कितना अंक मिले? 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर आपको जो है 1 अंक आपका काट लिया जाए तो आपको टोटल 40 अंक प्राप्त होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हम कितना सही क्वेश्चन बनाए थे और कितना गलत क्वेश्चन बनाए थे। उम्मीद करते हैं जब इसको हम समझा रहे हैं उससे पहले आप प्रश्न लिख लिए होगे और एक बार पढ़ लिए होगे। नहीं पढ़े हो समझ में नहीं आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझोगे। हम यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े तो क्या चला पता कि हमको 40 अंक मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब सही उत्तर पर हमको 3 अंक प्राप्त हो रहा और गलत उत्तर पर हमको मेरा 1 अंक कट जा रहा। लेकिन हमें पता ही नहीं है हम कितना सही उत्तर किए हैं और कितना गलत उत्तर किए हैं। अगर हम ये बोल दें हम जो टोटल सही उत्तर x किए हैं और टोटल गलत उत्तर जो हम y किए हैं, अगर हम ये बोल दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सही उत्तर x हुआ है, गलत उत्तर y हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग ना। ये मेरा पहला कंडीशन था, फर्स्ट केस था ये हमारा, ठीक है भैया समझ में आ गया। अगेन आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे ये बोला गया है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, एकदम ठंडे माइंड से जो हम बोल रहे हैं उसको अपने दिमाग में आने देना, घबराना मत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भैया ऐसा प्रश्न तो कभी नहीं बनाए थे, ऐसे विचारों को मन में आपको नहीं लाना है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर उसको यदि 4 अंक मिल जाता, कितना अंक? यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलता और अशुद्ध उत्तर गलत उत्तर पर उसका 2 अंक कट ही जाता तो उसको टोटल 50 अंक प्राप्त होता। अरे भैया जी इतना अंक प्राप्त होता, ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन कहा गया। तो सिंपल सा आप सोचो ना, अगर आप x क्वेश्चन सही बना रहे हो और हर एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिल रहा है, अगर यहाँ x के जगह मेरा 5 रहता, अगर टोटल 10 में से आप 5 क्वेश्चन सही बना रहे हो और हर एक सही उत्तर पर आपको 3 नंबर मिलेगा तो टोटल कितना अंक प्राप्त होगा? भैया हम इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको टोटल 15 मार्क्स। इमेजिन करो, इमेजिन एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर टोटल क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सही हो गया। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन सही हो गया और हर एक सही उत्तर पर जो है आपको 3 नंबर मिल रहा है, ठीक है। कितना नंबर? 3। इमेजिन बोल रहे हैं, इमेजिन कल्पना करो, आंख बंद करके कल्पना करो, एग्जाम देने जा रहे हो, 5 क्वेश्चन सही हुआ और हर एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिल रहा है
टोटल कितना मार्क्स मिलेगा भैया? 15 मार्क्स मिलेगा। ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? अर्थात कैसे 15 हुआ? इस 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई किए, ठीक है। सेम वही चीज यहाँ करेंगे। अगर टोटल 5 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो कितना क्वेश्चन कम हो जाएगा? हर एक गलती पर 1 नंबर घटा दिया जाता है। तो 5 गलती हुआ, 5 नंबर घटा दिया जाएगा। 5 कहां से आया? इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो काम हो गया। सेम यहाँ सही उत्तर की संख्या x बोली गई है, गलत उत्तर की संख्या y बोली गई है। तो बताओगे सही उत्तर के लिए 3 अंक प्राप्त हो रहा है, तो टोटल कितना अंक प्राप्त हो रहा होगा? 3x प्राप्त हो रहा होगा। इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगेन गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट रहा है, टोटल कितना अंक प्राप्त हुआ भैया? -y। इस दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, ये मेरा बराबर हो गया 40 के बराबर। देखो यहाँ पर मेरा एक प्यारा सा इक्वेशन प्राप्त हुआ। अभी हम इक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ करके समझेंगे, आपको बताएंगे कैसे हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखोगे आप, सही उत्तर x है ना, हर एक सही उत्तर पे 4 नंबर मिल रहा है, तो x सही उत्तर पर हम लोग को कितना नंबर मिलेगा? 4x नंबर मिलेगा। और हर एक गलत उत्तर पे हमको जो है -2y नंबर मिलेगा। टोटल 50 के बराबर होगा। एक इक्वेशन मेरा यहाँ से बन गया। तो आराम से बना सकते हो। कैसे बनाओगे आप? सुनो मेरे बातों को, सुनो कैसे बनाओगे। हमको x और y कैसे जाने? हम सही उत्तर और गलत उत्तर को ही x और y मानेंगे, बिकॉज यहाँ पर टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था वो पूछा गया है। तो हम सही प्रश्नों की संख्या को x मान लिए हैं और गलत प्रश्नों की संख्या को y मान लिए हैं। अब टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था वो बाद की बात है। सही प्रश्न गलत प्रश्न को जोड़ देंगे तो टेस्ट में टोटल, जैसे मान लो टोटल हम 5 क्वेश्चन आपका टेस्ट एग्जाम लिए, ठीक है। एग्जाम लिए टोटल 5 क्वेश्चन का, इसमें से आपका 3 प्रश्न सही हुआ, 2 प्रश्न गलत हुआ। अगर हम इसको x मान लिए, इसको y मान लिए, टोटल कितना प्रश्न था भैया? टोटल 3 + 2 5 प्रश्न था। वो बाद की बात है। पहले आप जैसे बोल रहे हैं वैसे बनाना है। क्या करोगे आप? बनाने का तरीका पहले लिखोगे, माना कि टेस्ट में सही प्रश्नों की संख्या बराबर x, ठीक है। अगेन फिर लिखोगे गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। लिख लिए हम लोग। क्या बोलना है? माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y मान लिए। प्रश्न से कोई दिक्कत? क्या करना है? पहले खुद से बनाओगे, उसके आगे प्रश्न से आप खुद से बनाओगे। हम रुके हुए हैं आपके लिए, प्रयास करना है। गलती होगा, अभी हम बनाने वाले हैं, परेशान मत होना। अभी गलती होगा, हम बनाने वाले हैं, अभी परेशान नहीं होना। बनाओगे, खुद से बनाओगे आप। उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान दोगे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। एक बार सिर्फ देख लो, बस 2 मिनट देख लो कि आप क्या बनाए हो क्या नहीं बनाए हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? माना कि सही प्रश्नों की संख्या, माना कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? x हो गई ना, बिल्कुल x हो गई। अगेन गलत प्रश्नों की संख्या कितना मान लिए हम लोग? y मान लिए। गलत प्रश्नों की संख्या y मान लिए। अब यहाँ x और y मान चुके हैं, बिल्कुल मान चुके हैं। अब प्रश्न से क्या हो जाएगा भैया? प्रश्न से की बात कर रहे हैं, हाँ प्रश्न से की बात कर रहे हैं। क्या करना होगा? सिंपल सा हम इसको पढ़ेंगे। टोटल 40 अंक प्राप्त हो रहा है। टोटल 40 अंक प्राप्त हो रहा है। अगर सही उत्तर पर 3 अंक, ठीक है, हर एक सही उत्तर पर 3 अंक, तो x सही उत्तर की है, टोटल कितना अंक हो जाएगा? 3x अंक हो जाएगा, ठीक है। और हर एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। टोटल गलत उत्तर कितना हो रहा है? y गलत उत्तर हो रहा है, तो उस पर 1 अंक काट लिया गया तो -y हो गया। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हम लोग के सामने आ चुका है, ठीक है। अगेन फिर क्या बोला जा रहा है? टोटल 50 अंक अर्जित करता है। कब अर्जित करता है टोटल 50 अंक? जब उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिलता। सही प्रश्नों की संख्या x पर अगर 4 अंक मिलेगा तो 4x नंबर हो गया। और हर एक गलत उत्तर पर उसका 2 अंक काट लिया जाता। और यहाँ पर y प्रश्न गलत हो रहा है तो 2 अंक काट लिया जा रहा है, तो 2y इसका कट गया, ठीक है। ये आपका 2 इक्वेशन प्राप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं आप दोनों
इक्वेशन प्राप्त कर लिए होगे भैया, वो तो आप बता ही दिए थे। अब बनाना कैसे है? आप सिंपल सा एक काम करोगे। वो काम क्या करोगे कि आप जो है इसको वज्र गुणन विधि से बनाने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपको विलोपन पता चल गया है, प्रतिस्थापन पता चल गया है। एक बार वज्र गुणन विधि बेहतर तरीके से आप सीख जाओ। सबको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी इसको बाद में किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। हमेशा वज्र गुणन विधि में हमेशा ध्यान में रखियो, क्या ध्यान में रखना है, सबको आपको एक तरफ लाना है, सबको आपको एक तरफ लाना है। यहाँ पर भी सेम आपको सबको एक तरफ लाना है, सबको एक तरफ लाना है। इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब यहाँ ध्यान में रखोगे, क्या ध्यान में रखना है भैया भैया भैया, ध्यान में क्या रखना है आपको ये ध्यान में रखना है वज्र गुणन विधि में पहला चीज ध्यान में रखोगे, सबको एक तरफ। उसके बाद आपको ये लिखना होगा, यहाँ पर दोनों इक्वेशन के लिए A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है, C1 कौन है, C2 कौन है, फिर A1 कौन है, A2 कौन है। कम से कम इतना जरूर लिखोगे आप, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो, और याद होगा भी नहीं, हम खुद इस फॉर्मूले को याद क्या इमेजिन करके ही फॉर्मूला बता देंगे आपको। आज तक फॉर्मूले याद नहीं किए। A1 क्या होगा, 3 - 1 -1, 3 - 1 सॉरी -40 है यहाँ पे, -40, ठीक है। अगेन A2 B2 C2 क्या है, 4 - 2 -50, 4 - 2 -50। यहाँ पर A1 क्या हो जाएगा, 3 और 4, यहाँ पर हम लोग का 3 और 4 हो गया। क्या ही दिक्कत था। अब क्या करना है, अब हमको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाते हैं ना, x बराबर क्या हो जाएगा वो यहाँ पुट करेंगे, और y बराबर क्या हो जाएगा वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। हमेशा बताए हैं आपको, हमेशा जब से हम आपको वज्र गुणन विधि आपका स्टार्ट किए हैं तब से ये बताते आ रहे हैं, हर जो भी होगा हर में आपको a और b का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना है। क्या करना होगा, A1 गुना B2, तो आप पूरा यहाँ पर टर्म लिखोगे। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास जगह का कमी है। तो 3 गुना -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और वहाँ मतलब फॉर्मूले में आपको पहले से बताएं, यहाँ पर बीच में माइनस लगता है। फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना -1 आपका -4 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, जो चीज नीचे होगा वही चीज यहाँ हूबहू लिखना है। -6 -4 हो गया, ठीक है। अब ऊपर में क्या करना है, x के वैल्यू पहले खुद से बनाने बोले थे ना, खुद से बनाए हो गया। x के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, b वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। -1 गुना -50 आपका 50 हो गया, -2 गुना -40 आपका 80 हो जाएगा। कितना होगा, 80 हो जाएगा। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखो y के वैल्यू के लिए c और a को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -40 गुना 4 कितना हो जाएगा, -160, ठीक है। अगेन फिर माइनस का माइनस, 50 गुना 3 कितना होगा भैया 50 गुना 3 यहाँ पर -150 हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, x और y का मान आपका निकल जाएगा। जब आपका x और y का मान निकल जाएगा, आपको टेस्ट में कुल कितना प्रश्न था ये बताना है। तो यहाँ लिखना होगा, अतः x और y का मान निकाल चुके हो, अतः टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या, टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x + y, टोटल सही प्रश्न और टोटल गलत प्रश्न दोनों को जोड़ देना और क्या करना है। अर्थात टोटल प्रश्न कितना हो गया आपका भैया जो भी x का मान निकलेगा, जो भी y का मान निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। आगे इसको देखते हैं, एक छात्रावास के क्वेश्चन को जल्दी से समझते हैं, जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में बेहतर तरीके से आपको आया होगा। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगेन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखोगे, समझोगे क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, इसको समझना है बस। ओके, बिल्कुल 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 आप समझ सकते हो। यहाँ ध्यान से समझोगे, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे। पहला काम क्या है, आपको इस तरह के प्रश्नों को समझने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए। वो क्या, आपको हम सिखाए थे इससे पहले वाला प्रश्न, नियत भाड़ा और पर किलोमीटर भाड़ा, ये सिखाए थे ना। बिल्कुल, मतलब वहां पर जो खर्च हो रहा था, जो हम पैसा किसी को दे रहे थे, वो 2 टर्म में दे रहे थे, एक नियत भाड़ा के रूप में, एक हर एक किलोमीटर के आधार पर दे रहे थे। सेम वही चीज यहाँ पर हो रहा है। एक छात्रावास है जहां पर स्टूडेंट लोग रहा करते हैं, वहां पर मासिक व्यय समझते हो, ध्यान समझ रहा, महीने का जो खर्च होगा वो उसका एक भाग नियत है।
यहाँ पर एक भाग नियत की बात हुई क्या, मतलब यहाँ पर खर्च आपका दो भाग में हो रहा है, एक भाग उसका नियत है, ठीक है, एक भाग नियत है। अगेन फिर हम अभी क्वेश्चन पढ़ के समझा रहे हैं, फिर से आपको प्रश्न को लिखना है और फिर आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ देखोगे तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जो छात्रावास का जो खर्च होगा उसका एक भाग तो नियत है, दूसरा इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितना दिन भोजन ले रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना दिन भोजन ले रहा है उस पर और खर्च डिपेंड करता है। कोई एक विद्यार्थी ए है, पता नहीं विद्यार्थी ए कोई होगा, वो मात्र 20 दिन, एक महीने में 20 दिन ही भोजन किया, तो उसको जो है छात्रावास में जो 1000 रुपए पेड करने पड़ते हैं। मतलब दो तरह का खर्च हो रहा है, एक खर्च है नियत खर्च, एक खर्च है आपका क्या, भोजन के आधार पर खर्च, कितने दिन भोजन कर रहा है, ठीक है। भोजन जो है जितने दिन भोजन कर रहा है उस आधार पर खर्च होगा, तो भोजन पर खर्च हो रहा है वो भी दिन के आधार पर, ठीक है। अगर ध्यान से समझो, एक भाग जो नियत है उसका अलग खर्च है, वो फिक्स खर्च है। अब भोजन पर मतलब भोजन पर एक्स्ट्रा खर्च है। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपए पेड करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर एक और विद्यार्थी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। अगर कोई विद्यार्थी बी होगा, अगर वो 26 दिन भोजन कर रहा है, कितना दिन, 26 दिन भोजन कर रहा है, तो उसको 1180 रुपए पेड करने पड़ते हैं। भैया जी ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार आप क्या करोगे, इस प्रश्न को लिख लो, एक बार स्टार्टिंग से लेके अंत तक पढ़ लो पहले। अभी हम आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज समझाएंगे, लेकिन नहीं, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ। एक बार इस प्रश्न को पहले आप लिखो बेहतर तरीके से, और मात्र बस बोल रहे हैं समझ में आए या समझ में नहीं आए उससे कोई मतलब नहीं, इसको एक बार आप पढ़ लो जल्दी से। उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होगे। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरी बातों को सिर्फ सुनोगे। हम आपको बताए थे कि x और y किस प्रकार मानते हैं, क्या बताए थे आपको, हम x और y क्या मानते हैं, जो हमको दिया हुआ रहता है उसी के आधार पर हम लोग x और y मानते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, ये बोला जा रहा है। बस इसी को हम लोग लेके चलेंगे। क्या क्या बोला जा रहा है, मेरे साथ दोहराओगे। नियत व्यय की बात की जा रही है, नियत व्यय की बात की जा रही है, और प्रतिदिन जो हम जो भोजन खिला रहे हैं, पर डे जो भोजन खिला रहे हैं, भोजन जो हम लोग खिला रहे हैं पर डे, उसका खर्च बोला जा रहा है। तो इसी में हम किसी को x मान लेंगे, किसी को y मान लेंगे। हम लोग मान लिए खर्च जो है नियत x रुपया हो रहा है, और पर डे जो भोजन करवा रहे हैं उस पर जो खर्च कर रहा है उस पर y रुपया खर्च कर रहा है, ये हम लोग मान लिए। अब एक बार फिर से हम अपने प्रश्नों को पढ़ेंगे। यहाँ से एक बार, यहाँ से आप एक बार यहाँ तक पढ़ोगे तो यहाँ तक पढ़ोगे, तो यहाँ से एक बार फिर से यहाँ तक पढ़ोगे, पढ़ो एक बार आप। यहाँ लिखा हुआ है जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन, मतलब जब एक विद्यार्थी ए जो है 20 दिन भोजन करता है तो वो 1000 रुपए देता है। अगर वो आपका 20 दिन भोजन कर रहा है तो कितना दे रहा है रुपए, वो आपका 1000 रुपए पेड कर रहा है। अगर हर एक दिन भोजन का खर्च y रुपए है, 20 दिन भोजन करेगा कितना रुपए पेड करेगा। अगर आप एक दिन भोजन ग्रहण करते हो तो आपको y रुपए देने होते हैं। अगर आप 20 दिन भोजन करोगे कितना रुपए पेड करना होगा, भैया हम कुछ ना करेंगे, डांट तोड़ देंगे, आप 20 गुना y रुपए पेड करोगे। अगर आप एक दिन, कल्पना करो आप एक दिन भोजन कर रहे हो, अगर आपको 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, एक दिन में 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, 20 दिन में 20 गुना 10 देना होगा। सेम वही चीज, अगर एक दिन में आपको y रुपए देना पड़ रहा है, 20 दिन में आपको 20 y देना पड़ेगा। और ये तो फिक्स है, x तो फिक्स ही है, अर्थात x प्लस 20y ये आपका 1000 के बराबर हो जाएगा। ये पहला स्टेटमेंट पढ़ के हमको समझ में आ गया क्या कहा जा रहा है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे आप, तो जल्दी से पढ़ के ये इक्वेशन आप लिखने का प्रयास करोगे, जल्दी लिखोगे आप इक्वेशन, यहाँ पे खुद से आप लिखोगे, लिख लिए होगे। यहाँ पर बोला जा रहा है जब कोई विद्यार्थी बी है वो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन, 26 दिन भोजन कर रहा है, और हर एक दिन भोजन का खर्च है y रुपया, तो 26 दिन भोजन का खर्च कितना हो जाएगा, 26 y रुपया हो जाएगा, बिल्कुल।
और यहाँ पर एक नियत व्यय है x रुपया। टोटल कितना हो गया हम लोग का? टोटल हम लोग का 1180 रुपए हम लोग को अदा करने होते हैं। यहाँ से ये दो इक्वेशन निकल गया। उम्मीद करते हैं आप इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे? आप इस क्वेश्चन का स्टार्टिंग करोगे, माना कि नियत व्यय बराबर x रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपए, ऐसे लिख लोगे। उसके बाद प्रश्न से लिखोगे और इक्वेशन लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। और आपको वज्र गुणन विधि का सहारा लेना है, पहले बता दिए, क्योंकि अभी 3-4 प्रश्न वज्र गुणन से बनाओ, फिर आप स्वतंत्र रहोगे, आपको जिससे बनाना है उससे बना सकते हो। पहले बनाओगे आप, उम्मीद करते हैं बन ही गया होगा। बन गया, बन गया, बन गया, बन ही गया होगा। यहाँ पर देखो आप क्या बनाए हो, कैसे बनाए हो। 4 का 1 नंबर, क्या किए हो क्या नहीं किए हो उसको देख लेते हैं। हम मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय क्या हो गया, माना कि नियत व्यय, नियत व्यय क्या माने हम लोग? x रुपए मान रहे हैं, ठीक है। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य मान रहे हैं, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या हो गया? भोजन का मूल्य हम लोग मान लिए y रुपए। हाँ जी भैया, y रुपए मान लिए। हाँ। अगेन फिर यहाँ प्रश्न से लिखोगे और आपको सिंपल सा इक्वेशन लिखना है। भैया इक्वेशन क्या लिखना होगा? यहाँ देखो, 20 दिन भोजन कर रहे हैं, हाँ 20 दिन भोजन कर रहे हैं, भोजन पर हर एक दिन y रुपया देना पड़ता है, 20 दिन के लिए 20 y देना पड़ेगा। और नियत मूल्य तो फिक्स है x रुपया, तो प्लस x कर दिए। टोटल कितना रुपया हो गया? 1000 रुपया हो गया। हाँ भैया ठीक। अगेन फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? सेकेंड इक्वेशन आपका होगा 26 दिन भोजन कर रहे हैं, हर एक दिन भोजन पर y रुपया, तो 26 दिन पे 26 y, नियत मूल्य तो फिक्स है x रुपए, इक्वल टू कितना हो गया? 1180 रुपए हो गया, ठीक है। अब सबको एक तरफ लेते आते हैं। यहाँ क्या हो गया? x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना। आपके मन में ऐसा प्रश्न कभी नहीं उठना चाहिए, भैया 1000 को इधर क्यों लाए? क्योंकि हम लोग जानते हैं वज्र गुणन विधि का ये पहला ही रूल है, सबको एक तरफ लेके आना है। उसके बाद आपको वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करना है। आपको हम सिखाए हैं वज्र गुणन विधि, क्या सिखाए हैं एक बार हम फिर से रिकैप करवाते हैं। इतना रिकैप करवाएंगे ना आप कभी भूलोगे ही ना। आपको क्या सिखाएं? जहां पहले आपको A1 A2 लिखना होता है, B1 B2 लिखना होता है, C1 C2 लिखना होता है, या फिर आप A1 A2 अगर याद नहीं है फॉर्मूला तो लिख सकते हो। अगेन फिर यहाँ पर x बराबर निकाल सकते हो, x बराबर आप फॉर्मूला पुट करोगे निकाल लोगे। अगेन y बराबर फॉर्मूला पुट करोगे निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या होता है? x और y के हर में, दोनों के हर में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, अर्थात A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। इसके नीचे इसके नीचे, ठीक है। क्या हो जाएगा? A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। अगेन y के लिए सेम, इतना हम फॉर्मूला रिवीजन करवा रहे हैं, फॉर्मूला भूल मत जाना, ठीक है। भले ही 2 दिन 5 दिन एक्स्ट्रा समय लगेगा हम लोग को टोटल क्लास कंप्लीट करने में, लेकिन हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। अगेन यहाँ पर x के लिए क्या होगा? b और c का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 हो गया। अगेन y के लिए c और a का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 हो गया। इसको सॉल्व करोगे और काम हो जाएगा आपका। x और y का मान निकल गया, नीचे लिख देना है। अतः क्या लिखोगे? नियत व्यय बराबर x रुपए, जो आप x निकाले वो पुट कर लोगे। फिर आपका प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपए, जो आपका निकला है वो लिख लोगे। समझ में आ गया? बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग बचा हुआ इसका 2 क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज्ड, फिर हम लोग अगले चैप्टर के ऊपर चलेंगे, ठीक है। बाकी बचे हुए 2 प्रश्न को लिख लेते हैं, समझा देते हैं। भाषा वाला प्रश्न है तो समझाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ ध्यान दोगे। इस 3.5 का ये आपका अंतिम 2 प्रश्न जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने के बाद जो है ना, हम लोग का ये 3.5 कंप्लीट हो जाने वाला। 3.5 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन हम लोग जो है 3.6 स्टार्ट करने वाले। लेकिन इस प्यारे से प्रश्न को देखोगे, पहले इसके लंबाई चौड़ाई को देख के डर मत जाइए।
ये बहुत भोला है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ठीक है। ध्यान से इस प्रश्न से दोस्ती करोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है पहले वो समझते हैं। और एक बात जानना, इस प्रश्न को समझने से पहले जो है ना, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि दूरी क्या होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी क्या होता है, दूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन समय के बारे में पता होना चाहिए और चाल के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगा। चाल क्या होता है, समय क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। जैसे मान लो चाल, दूरी, समय। चाल को किसमें नापते हो, कहीं पर चाल दिया हुआ रहेगा, या तो किलोमीटर पर घंटा होगा या तो मीटर पर सेकेंड होगा। हाँ जी, चाल है तो आपका मीटर पर सेकेंड होने वाला, दूरी है तो किसमें होगा, दूरी आपका मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर में होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ है, किलोमीटर दिया हुआ है ना, तो हम लोग किलोमीटर के फॉर्म में लिखेंगे। चाल को किलोमीटर पर घंटा ले लेते हैं हम लोग। दूरी आपका किलोमीटर में दिया हुआ रहेगा और समय आपका घंटे में दिया हुआ रहेगा। और आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। वो प्यारा सा फॉर्मूला है। क्या होता है, दूरी जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ये चाल और समय को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी निकल जाएगा। क्या हो रहा है, यहाँ देखो, जब हम चाल और दूरी कैसे निकालेंगे, जब हम चाल और समय को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का दूरी निकल जाएगा। ये छोटी बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखोगे। चलो ठीक है। उसके बाद हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तनिक उसको भी देख ले क्या, बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर कोई रोड है, राजमार्ग है, ठीक है। कोई दो स्थान ए और बी है। देखो यहाँ एक रोड बना हुआ है, ये हमारा प्यारा सा रोड है, ए और बी ये रोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लो, इसका डिस्टेंस भी आपको दे दिया गया है 100 किलोमीटर। ऊपर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपको दे दिया गया है। अच्छा, ये बात है। अगेन कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। इस बात को समझ लोगे ना, मजा आ जाने वाला। कैसे क्या करना है वो समझो। एक कार ए से चल रहा है, दूसरा कार बी से चल रहा है। मान लो यहाँ पर कोई कार है, चल जी कार बनाते हैं, कार बना लेते हैं। भैया ये कार नहीं बना, ये बेकार बन गया, चलो कोई बात नहीं। जैसा ही बना, बहुत प्यारा कार बना है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई कार बना लेते हैं। चलो यहाँ पर भी कोई कार है, यहाँ पर भी कोई कार है। इस कार का नाम कार ए रख लेते हैं, इसका नाम कार बी रख लेते हैं, ठीक। ये ए से स्टार्ट कर रहा है, ये आपका बी से स्टार्ट कर रहा है। ये आपका एक ही दिशा में जा रहा है, यूं एक दिशा में जा रहा है। मान लो इधर आपका पश्चिम है, इधर आपका पूरब है। ये आपका वेस्ट है, पश्चिम है, ये आपका ईस्ट है। ये दोनों कार एक ही दिशा में आ रहा है, इधर ही जा रहा है। चल इधर ही चल, ये दोनों कार इधर जा रहा है। ये भी कार इधर जाएगा, ये भी कार, लो हम निशान लगाते, ये कार इधर जा रहा है, ये भी कार इधर जा रहा है, ठीक है। अगेन फिर बोला जा रहा है, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। समय एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, अच्छी बात है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, इसका स्पीड अलग है, मतलब ये कार कुछ तेजी से जा रहा है, एक कार स्लोली जा रहा है, मतलब दोनों का स्पीड अलग अलग है, ये समझ के चल रही है, ठीक है। दोनों कार जो है भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितना घंटे पश्चात, 5 घंटे के पश्चात वो कहीं पर मिल जाता है। लो यहाँ पर मिल गया, डी पॉइंट पर ये दोनों कार आकर के रुक गया। कितने घंटे में, 5 घंटे बाद। मतलब ये भी कार जो है 5 घंटे, ऊपर में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ऊपर में दिख रहा होगा। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक जो है वो कार 5 घंटे में मिल गया। कितने घंटे में, यहाँ पर 5 घंटे में डी पर पहुंच गया। और ये कार ए भी जो है यहाँ से चला और डी तक पहुंचा। कहां से, कार ए जो है यहां से चला और डी तक पहुंचा। कितने घंटे में पहुंचा, ये भी कार जो है 5 घंटे में पहुंच गई। ए से चल करके डी तक जो है 5 घंटे में पहुंच गई। एक बार फिर से इस बात को सीखना, समझना, समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले, एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। एक ही दिशा में, ए भी इसी दिशा में आ रहा है, बी भी इसी दिशा में आ रहा है, तो 5 घंटे के बाद
सब कुछ समझना है आपको। 5 घंटे के बाद बी भी जो है 5 घंटे के बाद डी पर पहुंच गया, ए भी जो है 5 घंटे के बाद डी पर पहुंच गया। अच्छी बात है, मैंने कहा था ना एक बहुत स्पीड से जाएगा, एक स्लोली जाएगा। ये बी जो है एकदम धीरे धीरे आया तो डी तक पहुंचा 5 घंटे में। ए बहुत स्पीड से आया तो आपका 5 घंटे में ही डी तक पहुंच गया। ये बातें समझ में आई। अब दोनों स्थिति के लिए, इस कार के लिए भी आपको सुन लो, कार ए के लिए भी आपको चाल चाहिए, चाल पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए और दूरी पता होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो बेहतर तरीके से। अब सोचो आप, सोचो, समझो आप, समझो। हम मान लेते हैं कार ए का चाल कितना है। मान लो कार ए के लिए चाल जो है आप x मान लो और कार बी के लिए चाल जो है आप y मान लो। ऊपर दिख रहा होगा आपको, कार बी के लिए चाल जो है आप y मान लो। ठीक है, बस इतना ही समझना होगा। हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना, अपने खुले दिमाग से बस इतना ध्यान में रखना कि ये ए और बी और डी को जब जोड़ देंगे, सोचो ना, इमेजिन करो, सिर्फ इसको समझ जाओगे, ये लाइन से समझ जाओगे ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ए और बी को जोड़ रहे हैं, फिर बी और सी को जोड़ रहे हैं, बी और डी को जोड़ रहे हैं, क्या वो मेरा ए डी के बराबर होगा? दिमाग लगाओ तो अपने दिमाग के घोड़े को दोहराओगे। हम ए से बी तक जोड़ दिए, फिर बी से डी तक जोड़ दिए, क्या ये हमारा ए डी के बराबर होगा? सोचोगे, ए बी को जोड़ रहे हैं, फिर बी और डी को जोड़ रहे हैं, क्या वो मेरा ए डी के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्या दिक्कत है? ए बी जोड़े फिर बी डी जोड़ दिए, वो हमारा ए डी के बराबर हो गया। कहीं कोई डाउट नहीं? हाँ भैया, वाह वाह, क्या बात बोले। लेकिन पता है, ए बी आपका दूरी है, बी डी भी आपका दूरी है और ए डी भी आपका दूरी है। मतलब हम दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी निकालते हैं जब चाल और समय को गुना कर दें। नहीं जानते हो ये चीज? नहीं बनेगा। समझ में आ गया? ठीक। ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी भैया, मेरे प्यारे भैया, ए बी हमको 100 दिया हुआ है। ठीक है। बी डी कितना दिया हुआ है? बी डी, वो बी डी दूसरा बी डी है, ये बी डी मतलब बी डी नाम है। यहाँ से बी डी क्या हो जाएगा भैया? बी डी की बात कर रहे हैं ना, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, बी डी निकल जाएगा हम लोग का, हाँ, चाल गुना समय करते हैं, मतलब y गुना 5 करेंगे तो 5y मेरा बी डी निकल गया। ये समझ में आ रहा है तो बन जाएगा। क्या बोले फिर से समझना, हमको बी डी निकालना है, बी डी निकालना है। बी पर कार बी खड़ा था, ठीक है। बी डी निकालने के लिए आपको समय चाहिए 5 घंटा दिया हुआ है, चाल चाहिए y दिया हुआ है, आराम से y गुना 5 करेंगे तो हम लोग का 5y निकल जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, 5y हो गया, ये बी डी हमारा 5y हो गया। इक्वल टू ए डी कैसे निकालोगे? ए डी क्या है? क्या चाल है, समय है, दूरी है, क्या है? ए डी हमारा जो है दूरी है। दूरी निकालने के लिए हमको चाल और समय चाहिए। ए डी निकालने के लिए चाल और समय चाहिए। चाल x दिया हुआ है, समय 5 घंटा दिया हुआ है, तो ए डी निकल जाएगा। बोलिएगा 5x निकल जाएगा, बिल्कुल 5x निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा 5x हो गया। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बस इसी को निकालना था x और y के फॉर्म में। समझ में नहीं आया? समझ में आया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आप लोग का। हाँ भैया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, बहुत प्यारा इक्वेशन था। ठीक है, अब बनाना कैसे है? आपको ऊपर से ही लिख लेना है। माना कि कार ए की चाल या पहली कार की चाल बराबर x, और बनाओगे कैसे? चौथा नंबर क्वेश्चन है ना, लिखोगे ऊपर पे। माना कि पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल बराबर y। मान लिए पहली कार क्या बोल रहे हैं, गला फंस जा रहा है मेरा बार बार ना। पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी कार की चाल बराबर y। फिर ये चित्र बनाओगे आप। जगह नहीं है ऊपर मेरे लिए, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। आपको सब कुछ दिख रहा होगा ना? हाँ, ऊपर में जगह नहीं है, आप खुद लिखोगे। माना कि पहली कार की चाल बराबर x और दूसरी x किलोमीटर पर घंटा लिखना, और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा लिख लोगे। उसके बाद इस चित्र को बनाओगे, हुबहू चित्र को बनाओगे। फिर यहाँ पर लिखोगे नाम देकर, मतलब अब देकर के इस पूरे टर्म को लिख लोगे। यहाँ पर x और y को अकेला कर लो ना। इस 5y को बराबर की उधर ले जाते हैं, तो 5x प्लस y बराबर की इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, इक्वल टू 100 हो गया। इस पूरे टर्म को अदला बदली कर लेते हैं। 5x माइनस 5y इक्वल टू 100।
ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन बना नहीं है, अभी एक ही इक्वेशन निकला है, अभी और बचा हुआ है, ठीक है, अभी और बचा हुआ है। कहाँ गया? मेरे ख्याल से आसान ही लग रहा होगा, ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ पहले इसका सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहा जा रहा है? यदि वे विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? सेम यही फिगर फिर से बनाएंगे। यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? बी पॉइंट पर है। दोनों कार के बीच डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। क्या आ रहा है आज? पता नहीं कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, गला ही फंस जा रहा है बार बार। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये हम बोल रहे हैं यदि ये विपरीत दिशा में चलती है। इधर पश्चिम है, इधर पूरब है। हाँ भैया, इधर पूरब है। दोनों का दिशा अलग अलग है। ये आपका पश्चिम दिशा में जा रहा है, ये आपका पूरब दिशा में जा रहा है। दोनों का दिशा विपरीत हुआ ना। ये आपका पश्चिम में जा रहा है, ये आपका पूरब में जा रहा है। पूरब में जा रही है, बिल्कुल, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात, 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद ये दोनों कार्य 1 घंटे बाद मिल जाता है। मान लो यहाँ पर मिल गया 1 घंटे, डी पॉइंट पर दोनों कार मिल गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ मिल गया। ये भी कार यहाँ से लेके यहाँ तक आई, लो अच्छे तरीके से बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, यहाँ पर मिल गया, ठीक है। दोनों कार डी पॉइंट पर मिल जाता है। कितने घंटे में? 1 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में यहाँ मिल जाता है। ये समय दिया हुआ है, ठीक है। अब ये समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से समझते हैं हम लोग, फिर से समझते हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा, ये जा रहा है इधर तो ये जाएगा इधर। दोनों अगर विपरीत दिशा में चलता है तो ये डी पॉइंट पर आकर मिल जाता है। यहाँ पर सेम वही चीज बोलना है आपको। अगर ए डी को जोड़ेंगे और डी बी को जोड़ेंगे, सोचोगे आप, सोचोगे, दिमाग लगाओगे, अगर हम ए डी को जोड़ दिए और डी बी को जोड़ दिए तो क्या वो ए बी के बराबर हो जाएगा? दिमाग लगाओगे तो क्या वो हमारा ए बी के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ए डी को जोड़ रहे हैं, डी बी को जोड़ रहे हैं, आराम से ये हमारा ए बी के बराबर हो रहा है। अब यहाँ पर ये सोचना है क्या ए डी का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए से कार डी तक पहुंच रही है। ए डी निकालने के लिए आपको चाल और समय चाहिए। ए का चाल पता है एक्स है, ए का चाल पता है एक्स है और बी का चाल पता है वाई है, ये आपको पता है, ठीक है। चाल x है, समय 1 घंटा है, दोनों को गुना कर देंगे तो हम लोग का AD निकल जाएगा। AD कितना निकल जाएगा? 1 गुना x मेरा x हो जाएगा, ये मेरा AD निकल गया। AD हमारा x हो गया। ये समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगेन हमको DB निकालना है। हमको क्या निकालना है? DB निकालना है। तो DB हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन DB के लिए हमको चाल और समय चाहिए। तो B पर चाल y है और B के लिए समय मेरा 1 घंटा है। जब चाल और समय का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो DB निकल जाएगा। y और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y निकल जा रहा है, इक्वल टू का इक्वल टू हो गया। अगेन AB कितना है? AB हम लोग का कितना है? 100 है, तो AB हम लोग का 100 आ गया। ये आपका 2 इक्वेशन है। बहुत 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 प्यारा प्यारा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को आपको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। कौन सी विधि से? वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। क्या करना होगा? सबको एक तरफ रखना होगा। आपको सिखाए हैं वज्र गुणन विधि के लिए सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मेथड है। सबको हम एक तरफ रखते हैं। सिखाए ना इससे पहले, काफी बेहतर तरीके से सिखाए। क्या करना होगा? 5x - 5y -100 = 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हमेशा वज्र गुणन से बनाओगे, सबको एक तरफ रखोगे। यहाँ पर भी सबको एक तरफ रखेंगे। कितना हो जाएगा? x + y -100 = 0। वैसे हमारी इच्छा इसको किसी भी मेथड से बनाए, लेकिन तत्काल अभी आपको वज्र गुणन से बनाना है। बिकॉज अभी तुरंत हम आपको वज्र गुणन सिखाएं, कल ही सिखाए हैं, तो कम से कम रिकेप होगा, रिवीजन होगा। कैसे बनाओगे वज्र गुणन से वो आपको पता है। आराम से इसको वज्र गुणन विधि से बताओगे और x और y का मान कितना निकलेगा वो मुझे बताओगे आप। जैसे ही x और y का मान निकल जाएगा, जो आपको निकालना है दोनों कारों की चाल। भैया जी आप कैसे जाने थे दोनों कारों की चाल को ही आप x y क्यों माने थे? क्योंकि हमको वही निकालना था। आराम से अतः लिखोगे, अतः
कार ए की चाल या पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, x का मान आप निकाल चुके हो, यहाँ लिखोगे अतः पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दोगे, काम हो जाएगा। अगेन दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा, y का वैल्यू पुट कर दोगे तो काम हो जाएगा। आसान था ना, बिल्कुल आसान होगा। अगेन 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख लो क्वेश्चन बहुत बेहतर, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मन खुश कर दिया, इतना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। दिमाग अच्छा लगा होगा, लगा दिमाग अच्छा खासा, बिल्कुल लगा होगा। अगेन हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से एक काम करोगे आप, पहले सॉल्यूशन कर लो खुद से, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के इस चित्र को समझने का प्रयास कर लेना। उम्मीद करते हैं चित्र आपको समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। ओके, मिटा दे इसको, मिटा दे इसको, मिटा दे, मिटा दे, बिल्कुल मिटाते, मिटा दे इसको। ला 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 ला, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा तो पूछियो, पूछियो, ठीक है, ठीक है, पूछोगे आप हमसे। अगेन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन समझने से पहले आपको जो है, इस 5वें नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले आपको आयत के बारे में पता होना चाहिए। भैया जी कितनी सारी बातें मुझे पहले से पता होंगे, आप मुझे बता दीजिए। बताएंगे धीरे 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 करके, सारी बातें बताएंगे आपको, परेशान मत हो। आयत है ना, आयत में आपका लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होता है। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल जो है, जब हम लोग लंबाई और चौड़ाई को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम लोग का आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ओके, आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यहाँ ध्यान दो। अगेन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है पहले इसको पढ़ेंगे। आपका एक काम है, पहले प्रश्न को एक बार लिख लो और कम से कम एक बार जरूर पढ़ो। ठीक, जल्दी से पढ़ोगे आप, पढ़ लियोगे, पढ़ लियोगे, बिल्कुल आप पढ़ लियोगे। यहाँ देखोगे, आप बोलोगे भैया क्या किया जाए, देखते हैं क्या किया जाए। यहाँ ध्यान से समझोगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या कहा जा रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। अरे हाँ, यहाँ देखो, ठीक भी हो गया। एक आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। अगर इसका लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाता है और 3 इकाई बढ़, अभी देखो सिर्फ हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप भी अपने प्रश्न को लिख लिए होगे और पढ़ लिए होगे, हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं। क्या कहा जा रहा है उसको देख रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, एक आयत, हाँ कोई आयत होगा, उसका क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो गया। ऐसा नहीं पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर भारी कर ले, वो काम नहीं, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है। 9 वर्ग इकाई कम कर दिए। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब अगर ये काम कर रहे हैं ना, अगर हम लंबाई 5 इकाई कम कर रहे हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, तब जाकर के आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। अब आपके मन में विचार चलो भैया एक्स और वाई माने तो माने किसको, यहाँ पर बोला गया आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई, आपको पता होगा। अगेन यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे, हम लोग मान लेंगे कोई आयत है, आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, ऐसे मान के चलेंगे हम लोग। जब लंबाई x चौड़ाई y हो गया, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। बस ये छोटी सी बात आपको मान लेना है। क्या मानोगे, आपको मानना होगा आयत की लंबाई x है, आयत की चौड़ाई y है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब इसी के आधार पर बनाना है। क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल, 3 चीज की बात की जा रही है, किसकी किसकी, लंबाई का, चौड़ाई का और क्षेत्रफल का। ध्यान से समझना, बोला जा रहा है तीनों चीज हमको पता है, एक्स वाई और एक्स वाई, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, क्षेत्रफल पता है, मान लिए है, पता नहीं है, मान चुके हैं। लंबाई को माने, चौड़ाई को माने, क्षेत्रफल खुद ब खुद निकल गया। हाँ, अब हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल जो है आपका कितना कम हो रहा है, ये आपका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम होता है, जब इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं। लंबाई हम 5 इकाई कम कर दे रहे हैं और जो है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं। चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तब जाकर के इसका क्षेत्रफल जो है 5 इकाई, क्षेत्रफल जो है 9 इकाई कम हो जाता है। ये समझ में आया। यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो, यहाँ से आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है,
यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, अगर हम लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, लंबाई पहले x था, अब 3 इकाई बढ़ा दिए, तो चौड़ाई को 2, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को भी हम लोग 2 इकाई बढ़ा रहे हैं। उस कंडीशन में क्षेत्रफल आपका कितना हो जा रहा है, क्षेत्रफल आपका 67 है, क्षेत्रफल हम लोग का 67 हो जा रहा है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये आपको दिया हुआ 67 ही है ना, 61 है, 67 होगा। ठीक है, आराम से ये हम लोग का प्रश्न दिया हुआ है, बन जाएगा, क्या दिक्कत है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और क्या चाहिए आपको, बन गया। समझ में आया क्या करना है। इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, इक्वेशन कैसे बनाओगे आप भैया, हम जानते हैं इक्वेशन कैसे बनाएंगे। पहला इक्वेशन बन जाएगा हम लोग का, इसका लंबाई, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ तक समझो, पहले यहाँ तक समझो, तो तब जाकर के आपको आगे का समझ में आएगा। यहाँ पर सिंपल सा कहा गया है ना, क्या कहा गया है, हम लोग लंबाई और चौड़ाई को मान चुके हैं, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है एक आयत का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। कब कम होता है, जब इसका लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं, लंबाई 5 इकाई कम कर देते हैं, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिए। ये पहला कंडीशन हो गया। फिर सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, हम लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा देते हैं, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है। ये 2 कंडीशन बोला जा रहा था, दोनों कंडीशन हम यहाँ पर लिख लिए हैं। और क्या करना था, अब सिंपल सा जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे, x - 5 इंटू वाई प्लस 3 करेंगे, हम लोग का क्षेत्रफल xy - 9 हो जाएगा। क्या ही दिक्कत है, अगर यहाँ पर भी लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुना करेंगे, x + 3 इंटू वाई प्लस 2 करेंगे, हम लोग का कितना हो जाएगा, xy + 67 हो जाएगा। ये 2 टर्म है, यही 2 आपका इक्वेशन बनेगा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इक्वेशन बनाओगे। पहले आप खुद से प्रयास करो, कैसे बनाओगे आप इसको, लिखोगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर x किसमें दिया हुआ है, मीटर में, कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ माना कि आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर y मान लोगे। देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखोगे, देयरफॉर आयत का क्षेत्रफल बराबर xy। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न से कर देना है। और ये चार्ट बना लोगे, ये आपको चार्ट बना लेना है। यहाँ पर लिखना है माना, यहाँ पर लिखना है केस फर्स्ट, यहाँ पर फिर लिखना है केस सेकंड। ठीक है, यहाँ पर केस सेकंड लिखेंगे और फिर बनाएंगे बेहतर तरीके से। उम्मीद करते हैं बन जाएगा, पहले खुद से प्रयास करोगे। बन गया होगा। देखो आप कैसे बनाओगे, क्या लिखोगे, माना कि क्या मान रहे हैं, आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर क्या हो गया, चौड़ाई बराबर y। तो नाउ अब क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे लंबाई का, चौड़ाई का, क्षेत्रफल का। मान लिए ये माने हम लोग xy और xy। केस फर्स्ट में ये कहा गया था, केस फर्स्ट के अनुसार ये लिख लिए, केस सेकंड के अनुसार ये लिख लिए। यहाँ तक पहले पहुँच जाओ, अपने मन से पहुँचो। ये क्यों मिटा दिए, कोई बात नहीं, यहाँ तक पहले अपने मन से पहुँचो जल्दी से, और प्रयास करना एक बार इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम रुके हुए हैं आपके लिए, जल्दी बनाओगे। क्या करना है, सिंपल से इस दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये, उसको सॉल्व करना और एक्स वाई के फॉर्म में आंसर लाना। एक्स वाई कट जाएगा आपका, जल्दी करोगे। बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। देयरफॉर अगेन क्या करोगे, ध्यान से समझोगे, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस दोनों का मल्टीप्लाई किए, x - 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू xy - 9 कर दी। हो गया काम, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन फिर क्या करना है, अगेन फिर हम लोग जो है इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करते हैं आप मल्टीप्लाई कर लिए होगे, सॉल्व कर लिए होगे। ठीक, देखो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई किया, xy प्लस 3x हो गया, -5y -15 हो गया, इक्वल टू xy - 9 हो गया। अब यहाँ से ये xy कट गया। कैसे कटा, इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, तब कटा। ऐसा मत करना भैया,
इधर मल्टीप्लाई कहीं पे है, कटा दे रहे हैं, गलती हो जाएगा। ठीक, सोचो ना एक्स वाई को बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कट जाएगा। ठीक है, अगेन क्या बच गया, सबको एक तरफ लेके आते हैं बिकॉज हम लोग वज्र गुणन से बनाएंगे। यहाँ पर 3x है, यहाँ -5y है। ठीक है, ठीक है, अगेन -15 और ये +9 कितना हो जाएगा, 9 6 15 -6 = 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इसी अनुसार आपको इक्वेशन सेकंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं डिस्क्राइब करना है। सॉरी माफ करना, हम अलग मतलब इंग्लिश बोल रहे थे अभी। अगेन फिर से देखो क्या करोगे आप, फिर से हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 3 × y + 2 = xy - 67 हो जाएगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन तक पहुंचोगे, क्या होगा वो देखो, हम बताते हैं। xy हो गया +2x हो गया +3y हो गया +6 हो गया = xy - 67 हो गया। यहाँ से ये xy कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2x + 3y। ये 67 को बराबर किधर लेके आएंगे तो +60 15 25 हो जाएगा ना, नहीं अच्छा 13 हुआ ना, 73 हो जाएगा। 73 = 0 हो गया। बस इसको आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन सेकंड को आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को आप सॉल्व करोगे, आपको x और y का मान निकल जाएगा, v मान प्राप्त हो जाएगा। बस इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। कितना आसान था, बहुत आसान था। अंतिम का प्रश्न माने थोड़ा सा दम था अंतिम के प्रश्न में। अब यहाँ से एक काम करोगे आप, आपका डेली क्वेश्चन आंसर ऐड कर देते हैं, 3.5 कंप्लीट कर देते हैं डेली क्वेश्चन आंसर में भी। तो जल्दी से आप निकालोगे क्या, कॉपी डेली क्वेश्चन आंसर वाला, उसमें आप कुछ क्वेश्चन ऐड करोगे। इसको बेहतर तरीके से पहले बना लो, फिर आपको क्वेश्चन ऐड करना है डेली क्वेश्चन आंसर में। उम्मीद करते हैं इसको बेहतर तरीके से बना लिए होगे। समय भी कुछ ज़्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। यहाँ लिखो डेली क्वेश्चन आंसर, डेली क्वेश्चन आंसर। डेली क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन ऐड करोगे। पहला क्वेश्चन तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, बस इसी में समय लग रहा है, बाकी सब में समय नहीं लगेगा। थोड़ा लेंथी चैप्टर है, हम पहले आपको बताना चाहते थे लेकिन नहीं बताए, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है। ओके, आप खुद देख रहे हो कितने अच्छे से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर है, बोरिंग सा चैप्टर नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग इसको बोरिंग की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, ये मतलब सब समझते हुए पढ़ रहे हैं। ओके, आपको 3.5 में जो आपको बनाना है, ध्यान से देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में देखो, हमें पता नहीं आप कितने नंबर पे हो डेली क्वेश्चन आंसर में, उसके आगे खुद से काउंटिंग कर लेना आप। ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर क्वेश्चन, इससे आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कौन सा पेज नंबर पेज नंबर 69। ठीक है, 3.5 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.5 का ये 2 नंबर क्वेश्चन, सब तो इंपॉर्टेंट ही लिखा रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या बोले, ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन और ऐड करोगे 3.5 का, इसमें आप ये ऐड कर लो। ये तो आसान है। ये क्वेश्चन पूछता है 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 69 का ही, कौन सा क्वेश्चन, 3.5 का 4 का 3 नंबर। ठीक है, और 4 का 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 3 क्वेश्चन ही ऐड करवाएंगे आपका, और आगे 3.5 से बस 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। फिर आपका इसी में 69 का ही 3.5 का 4 का 4 नंबर, ये बस टोटल 3 क्वेश्चन आपका 3.5 क्लियर। इतना रिवीजन करते रहना, इसी में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर रिवीजन करते चलोगे, या इसी के समकक्ष कुछ चेंज करके आपको दे देगा। लेकिन इतना कमांड रखोगे ना, इस 3 क्वेश्चन पे आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो बनेगा, ध्यान में रखियो। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। कल हम लोग मिलने वाले हैं किसमें, आपका जो है 2 इसमें अरे आगे 6 पॉइंट, ये तो और बेहतर क्वेश्चन, नाव धारा का क्वेश्चन आ रहा है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता, नाव धारा वाला 3.6 कवर करेंगे हम लोग कल। ठीक है, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना, क्योंकि अब हम लोग उस प्राप पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको बेहतर क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल आपको 3 से 4 दिन का क्लास और कंप्लीट करना होगा।
मैंने बहुत बताया ना, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, थोड़ा लेंथी चैप्टर, थोड़ा समय लगेगा इसमें बेहतर तरीके से कंप्लीट करने में। इस चैप्टर को थोड़ा समय लगेगा, अभी भी यहाँ से हमको 3 से 4 दिन का समय और लगने वाला। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तो हम लोग सोच रहे हैं छोटा छोटा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर दे, थोड़ा सा राहत मिलेगा आपको, ठीक है, थोड़ा राहत मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा आपको। तो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कंप्लीट करना है, और क्या बोले, बस कल हम लोग 3.6 उसको कंप्लीट करने में 2 दिन का समय लग ही जाएगा, फिर ऐच्छिक को भी कंप्लीट करने में 2 दिन का 3 दिन का समय लग ही जाएगा। टोटल यहाँ से 5 दिन का क्लास और बचा हुआ है, अगर आप बोलोगे तो जल्दी ही कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक।